मैं आज की इस वेब संगोष्ठी में अगली कड़ी के रूप में हमारे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो संप्रति एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश में। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि 7 अगस्त 2003 से जुलाई 2017 अर्थात निरंतर 14 वर्षों तक उन्होंने हमारे महाविद्यालय मथुरा प्रसाद महाविद्यालय कोच में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया है। आपके परिचय के विषय में बहुत कुछ कहना है, लेकिन समय इसकी अनुमति नहीं देता। आपके दर्जनों में 3 दर्जन से अधिक शोध आलेख विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र में प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित है 2 दशकों के बीच, जो एक्सप्रेस पब्लिकेशन चेन्नई से प्रकाशित है। साथ ही आपकी 2 पुस्तकें रघुवीर सहाय तथा 21वीं सदी का हिंदी उपन्यास साहित्य, ये 2 पुस्तकें भी प्रकाशनाधीन हैं। आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति के सम्मानित सदस्य भी हैं और हिंदी की प्रतिष्ठित जो व्याख्यान माला है गंगा कावेरी व्याख्यान माला, उसके आप संयोजक सचिव भी हैं। आपको साहित्यिक और सामाजिक संस्था बुंदेली माटी की ओर से 2010 में आपकी साहित्यिक सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। ऐसे वक्ता, ऐसे प्रबुद्ध साहित्य के मर्मज्ञ व्यक्ति आज हमारे बीच उपस्थित है। हम सौभाग्यशाली हैं और सभी जिज्ञासु हैं उनके विचारों को सुनने के लिए। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी से कि आज की वेब संगोष्ठी में वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में, उसकी चुनौतियां, उसके संभावनाओं के विषय में, उसके उद्देश्यों की विषय में अपने विचार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर तिवारी जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुधीर अवस्थी जी। मथुरा प्रसाद महाविद्यालय कोच जालौन द्वारा आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार, जिसका विषय है वर्तमान परिदृश्य में नई शिक्षा नीति 2020, इस पर बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले मैं मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर टी.आर. निरंजन जी और आज के इस नेशनल वेबिनार के संयोजक श्री राघवेंद्र सिंह जी, आयोजन सचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी और संचालन कर रहे सुधीर अवस्थी जी, इसके साथ ही साथ और हमारे जो आयोजक मंडल के साथी हैं, जिनमें भूपेंद्र त्रिपाठी जी, हरिश्चंद्र तिवारी जी, ओम प्रकाश यादव जी, महेंद्र मिश्र जी, डॉक्टर विजय विक्रम सिंह जी, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें यह अवसर प्रदान किया कि मैं नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कुछ अपने विचारों को साझा कर सकूं। आज की इस नई शिक्षा नीति के इस राष्ट्रीय वेबिनार में जो प्रतिभागी बंधु जो जुड़े हुए हैं, मैं सभी को अभिवादन करते हुए आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर संध्या रानी जी, जो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी झांसी हैं, मैं उन्हें भी अभिवादन करता हूं। और मुख्य वक्ता डॉक्टर बुद्ध सिंह जी, जो जेएनयू से हैं, मैं सभी के प्रति अपना अभिवादन करते हुए, अभी सेंगर साहब बोल रहे थे, वो बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और बहुत ही चिंतनशील हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातें की। ऑनलाइन माध्यमों की कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं में हमें बात करनी होती है। तो मैं सीधे विषय पर अब आता हूं। नई शिक्षा नीति 2020 वर्तमान परिदृश्य में क्या इसका स्वरूप है, काफ़ी कुछ सेंगर साहब ने बताया है कि किस तरह से नई शिक्षा नीति लाई गई है 2020, जिसको 2020 में जुलाई में प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक किया है, इसे लागू कर दिया है, कैबिनेट ने इसको पास भी कर दिया है।
इसका एक संक्षिप्त इतिवृत्त है। अगर आप आज़ादी के बाद देखेंगे, आज़ादी के ठीक बाद 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन जो BHU के वाइस चांसलर भी थे, उन्होंने एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था और वहाँ से हमारी शिक्षा की नीति क्या हो, इस पर चिंतन मनन और कार्य शुरू हुआ। आप देखेंगे कि उसी कड़ी में लगातार जो काम हुए, दौलत सिंह कोठारी का नाम भी सेंगर जी ले रहे थे, जिन्होंने 1964 से लेकर 1966 के बीच में जो अध्ययन किया भारतीय शिक्षा व्यवस्था का, वो अप्रतिम है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है DS कोठारी साहब का, और उनका कमीशन उनके नेतृत्व में जो काम कर रहा था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के आधार पर 1968 में पहली बार नई शिक्षा नीति लागू हुई व्यवस्थित ढंग से। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। उस समय की चुनौतियों को देखते हुए जो जरूरतें थीं उनको शामिल किया गया था। काफी सफलतापूर्वक वो चली। शिक्षा नीति के जो प्रावधान थे वो लागू किए गए और समय के साथ 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। 1986 के बाद 1986 में उस तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उसको रिलीज किया था। 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस समय कुछ संशोधन उसमें किए गए। लगातार आप देखेंगे कि यह 1986 से लेकर के और 2020 के बीच में 34 साल का समय बीत गया है। 34 साल बाद यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने है, जिस पर पूरे देश में बहसें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद ये आह्वान किया था कि इस पर चर्चाएं की जाएं, इस पर विमर्श किए जाएं, और जिसके परिणाम स्वरूप सभी शिक्षण संस्थानों में इस पर एक बहस का सिलसिला शुरू हुआ है। मित्रों, जब भारत का संविधान बन रहा था और उसे लागू करने की बात थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन इसे लागू करने वालों की नीयत अगर ठीक नहीं होगी या वो इस मामले में पूरे मनोयोग से लगेंगे नहीं, तो एक अच्छा संविधान भी वो परिणाम नहीं दे सकता है जो परिणाम उसे देना चाहिए। यही बात नई शिक्षा नीति के संदर्भ में भी कही जा सकती है। बावजूद इसके, जब कोई पॉलिसी बनती है और उसका क्रियान्वयन किया जाता है, तो क्रियान्वयन किसी भी देश के भविष्य को तय करता है। शिक्षा किसी भी देश के भविष्य को तय करने वाला उपक्रम है। मैं इस नई शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, मैं उनको थोड़ा सा सूत्र रूप में बताने की कोशिश करूंगा। जो साथी इसमें प्रतिभागी जुड़े हुए हैं और वो बीच बीच में अपना माइक्रोफोन खोल देते हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपना माइक्रोफोन बंद रखें। पुरुषोत्तम विचारिया जी। और मैं एक स्लाइड ओपन कर रहा हूं, आप लोग बस 1 मिनट के लिए थोड़ा प्रतीक्षा कीजिएगा। मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा। सुधीर जी बताएंगे, ये मेरा स्लाइड दिख रहा है? आ गया। अच्छा। ये नई शिक्षा नीति 2020, जिसकी पृष्ठभूमि में 1948 का मैंने राधाकृष्णन कमीशन की बात की, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। 1964 से 66 के बीच में ये दौलत सिंह कोठारी ने जो कमीशन की अपनी रिपोर्ट तैयार की,
और 68 में उसी के सापेक्ष नई शिक्षा नीति लागू हुई। 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 92 में संशोधन और 2020 में इसका जो है पुनः ये जो ड्राफ्ट हमारे सामने है, जो लागू किया जा चुका है, कैबिनेट ने जिसे पारित कर दिया है। पहला प्रश्न यह है कि शिक्षा क्यों, आखिर जरूरत क्या है शिक्षा की, कुछ थोड़ा बुनियादी पक्षों पर बात कर ली जाए। देखिए, शिक्षा शब्द का अर्थ ही है सीख। शिक्षा का तद्भव शब्द अर्थ होता है सीख। सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा हमें मनुष्य बनाती है। वैसे अगर देखेंगे जैविक आधार पर, तो जैविक आधार पर मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं है, लेकिन शिक्षा ही तो महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें सही मायने में मनुष्य बनाता है। तो पूर्ण मानव क्षमता की प्राप्ति, यानी मनुष्य के अंदर जो क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं, उन क्षमताओं और संभावनाओं को प्राप्त कराने का काम शिक्षा के द्वारा संभव होता है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम न्याय संगत तरीके से रहें, इक्विटी के साथ रहें, न्यायपूर्ण वातावरण हो, शिक्षा की जरूरत इसलिए भी है। देश में तमाम तरह की विविधताओं, विभिन्नताओं के साथ एकीकरण बना रहे, यानी जो राष्ट्रीयता की भावना है वो हो, उसका विकास हो। राष्ट्रीय एकीकरण के विकास के लिए शिक्षा की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो समग्र विकास है उस शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। चाहे शरीर का विकास हो, हम स्वस्थ सक्रिय रहें, उत्साह युक्त रहें, और चाहे मन का विकास हो, क्योंकि मानसिक विकास के बिना शारीरिक विकास अधूरा है। बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास अगर नहीं हुआ तो व्यक्ति वो पशु के काफी नजदीक है। और आत्मिक विकास, तो इस तरह से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास हमें शिक्षा द्वारा होता है। पूरी दुनिया में की जो भलाई का काम है, चाहे वो व्यक्ति के स्तर पर हो, चाहे समाज के स्तर पर हो, चाहे राष्ट्र के स्तर पर हो, प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम आए, इसके लिए भी गुणवत्ता शिक्षा की जरूरत होती है। और यह अपने देश के लिए भी, उसके भविष्य के लिए जरूरी है। संवैधानिक लक्ष्य जो हमें प्राप्त करने हैं, जिसको लेकर स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों ने सपने देखे थे, चाहे वो समानता हो, चाहे स्वतंत्रता हो, या भाईचारा हो, या सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय हो, इस लक्ष्य की प्राप्ति भी शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकती है। यह बात जरूर है कि शिक्षा कई बार ऐसा देखने में आता है कि हमें अधिक चतुर बना देती है, हमें अधिक स्वार्थी और बहुत मक्कार बना देती है, भ्रष्ट बना देती है। वह शिक्षा का दोष नहीं है। सही मायने में वह शिक्षा जो हमें मिलनी चाहिए वो शिक्षा मिलती नहीं है, या यह कहें कि वो संस्कार, वो वातावरण हम निर्मित नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ चरित्रवान नागरिकों का निर्माण हो। तो इस नई शिक्षा नीति के सामने यह एक बड़ी चुनौती है कि एक जिम्मेदार और एक चरित्रवान नागरिक का निर्माण हो। हमारा जो सांस्कृतिक संरक्षण है, संस्कृति हमारी पूंजी है। नई शिक्षा नीति में भाषा के जिस हिस्से को बचाने की बात की गई है, दरअसल वह हमारी संस्कृति को बचाने का ही उपक्रम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, हमारा सतत विकास करें हम, और देश की आर्थिक तरक्की हो। तो इस तरह से शिक्षा, हमें ये जो बिंदु हैं, इन सभी चीजों के लिए शिक्षा की जरूरत है। वर्तमान परिदृश्य कैसा है, अगर उस पर थोड़ी बात कर ली जाए। समूचा विश्व तीव्र परिवर्तन के दौर में है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। मतलब इस बदलाव को देखकर कई बार हम लोग जो इस बदलाव के साक्षी हैं चौंक जाते हैं कि अरे इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है। बहुत तेजी से आप देख रहे हैं दुनिया भर में ये जो टेक्नोलॉजी का दबाव है, जो बिग डेटा का समय है, मशीन लर्निंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मानव बुद्धिमत्ता को रिप्लेस करने का काम किया है। अब जगह जगह पर आप देखेंगे रोबोटिक साइंस का एक पूरा सेक्टर ही है, इस पर काम चल रहा है। एआई का पूरा सेक्टर है, और जो अकुशल कामगार हैं उनकी जगह मशीनीकरण का काम तेजी से शुरू हो गया है। पूरी दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधन लगातार छीज रहे हैं हमारे स्वार्थ के कारण।
खनन इतना ज्यादा हो रहा है कि पूरी धरती को, पूरे गगन मंडल को और पूरे जो है पहाड़ों को, नदियों को, सबको तहस नहस कर दे रहे हैं लोग। जो मानव जाति की जरूरतें हैं, जिसमें ऊर्जा है, भोजन है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पानी है और साफ सफाई है, इन सभी चुनौतियों के मध्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन जी जो की कमेटी ने तैयार किया है, उसने इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखा है। इस समय हम लोग कोरोना काल में हैं, महामारी, और कैसे उस संक्रमण को मैनेज किया जाए, कैसे टीके बनाए जाएं, इस पर पूरी दुनिया में रिसर्चेज चल रही हैं। यानी यह शिक्षा नीति ऐसे समय में आई है जब महामारी का एक व्यापक दौर है। भेदवाद जबरदस्त तरीके से है। रंग भेद, अमेरिका की घटना श्वेत और अश्वेत की अभी आप लोग भूले नहीं होंगे, मीडिया में छाई रही। जगह जगह पर, चाहे वो स्त्री पुरुष का भेद हो और चाहे उच्च वर्ण, उच्च जाति और निम्न जाति का भेद हो, और चाहे भाषाई भेद हो, प्रांतीय भेद हो, तरह तरह के जो भेद हैं वो हमें बांटने का काम करते हैं। हमारी शिक्षा नीति सही मायने में इस उद्देश्य के साथ बनाई गई है जिससे एक सामाजिक विश्व का निर्माण हो और हम एक विश्व नागरिक बन सकें जिसमें प्रेम हो, सौहार्द हो, शांति हो। इन सारी चीजों की जरूरत पर बल दिया गया है। ये जो वर्चस्व है, वर्चस्व बनाने वाली बात है, इसका निषेध किया गया है। धन कमाने के लिए जिस तरह लोग हिरण्याक्ष बन रहे हैं, उनको हिरण्य के अलावा, धन के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक वो जीवित रहेंगे। तो यह भी इस नई शिक्षा नीति में एक चरित्रवान नायकों के निर्माण की उद्देश्य की सिद्धि की गई है। एक ऐसा भयानक समय है जिसमें बच्चे, उनका बचपन छीन लिया गया है। वो लगातार जो है मोबाइल फोन पर गेम खेलते रहते हैं। तमाम जो है तरह के दबाव जो तकनीक के हैं, यानी बच्चों का जो सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, इस पर भी नई शिक्षा नीति काम कर रही है। यानी यह एक वर्तमान परिदृश्य है। आप अगर यूएनओ की वेबसाइट देखेंगे, जो हमारी वैश्विक समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं में कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स शामिल हैं। मैं इन्हें जब तैयार कर रहा था तो मैं उसको देख रहा था। यह जरूरी है कि जो शिक्षा हम देते हैं बच्चों को, उन्हें जो सिखाया जा रहा है उसे तो सीखे ही। सबसे बड़ी बात है कि वो यह भी सीखें कि कैसे सीखा जाता है, सीखते रहने की कला, हाउ टू लर्न। अगर ये वो नहीं जान रहे हैं कि कैसे सीखा जाए, तो इसका मतलब है कि हम ठीक ठीक तरीके से उन्हें तैयार नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा में कंटेंट को बढ़ाने पर जोर नहीं है। इस शिक्षा नीति ने हमें तार्किक होने की, बच्चों को तार्किक होने की, क्रिएटिव होने की जरूरत पर बल दिया है। अलग अलग विषयों में जो अंतर संबंध है, यानी जो मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं, बहुविषयक संबंध हैं, उनमें आपस में क्या संबंध हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें जो है इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इनको लेकर के पूरा काम किया गया है नई शिक्षा नीति में। और सुधीर जी, आवाज मेरी जा रही है? आ रही सर, आवाज आ रही है। बहुत सुंदर। अच्छा, ठीक है। तो ये जो नई शिक्षा नीति का जो पूरा मसौदा है, इसको विद्वानों ने तैयार किया। उन्होंने देखा कि ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से हम कैसे दो चार होंगे, इन चुनौतियों से आखिर हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो इसको स्कूली शिक्षा पर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं। उससे सेंगर जी ने इस पर बात किया है कि पहले जो 10+2 का फॉर्मेट था, वो 10+2 का फॉर्मेट 5+3+3+4 में परिवर्तित कर दिया गया है। ये 5+3+3 क्या है, ये समझने की बात है। इस तरह पूरी दुनिया के शिक्षाविद इस तरह की बातें करते रहे हैं कि जो हमारा जो बच्चे होते हैं,
बच्चे 6 साल तक उनके दिमाग का 85% विकास हो जाता है। पहली बार जब मैं इस तथ्य को जान पाया था तो मैं बहुत चकित हुआ था कि ऐसा होता है, 6 साल के बच्चों का 85% मस्तिष्क विकसित हो जाता है। मैं तो बिल्कुल भौचक्का रह गया था। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि 85% विकास 6 साल तक हो जाता है। इसीलिए इस नई शिक्षा नीति ने पहली बार प्राइमरी शिक्षा को कक्षा 1 से पहले 3 साल जो प्री प्राइमरी है उस पर विशेष जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी जो केंद्र होंगे उसको मजबूत किया जाएगा और उनके विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चे 3 साल से स्कूल में जाना शुरू कर देंगे, कोई कक्षा उनकी उस समय नहीं होगी, वो प्री स्कूलिंग होगी और वो जाएंगे, कोई ड्रेस की बाध्यता नहीं होगी। वो गए स्कूल, वहां पर मान लो मिट्टी से वो खेलना चाहते हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, केवल वहां शिक्षक का काम होगा कि वो मॉनिटर करे, देखे कि वो कहीं अपना नुकसान न करे, बाकी वो खेल रहे हैं उनको मुक्त भाव से खेलने दिया जाए। उन्हें अगर एक बच्चा बन करके शिक्षक उनके साथ खेल सकता है तो वहां उसकी गुंजाइश है, नहीं वो तटस्थ रूप से देखे और वो इस बात पर ध्यान दे कि उसके व्यक्तित्व का विकास कहीं अवरुद्ध ना होने पाए। मित्रों, एक बहुत बड़ी बात है, कई बार देखा है मैंने कुछ परिवारों में जो मुखिया डिक्टेटर टाइप के होते हैं वो छोटे बच्चों को भी देते रहते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। जिन बच्चों के साथ इस तरह की सलूकी की जाती है, चाहे वो शिक्षक के द्वारा चाहे अभिभावक के द्वारा, उनका बहुत कुछ उनके अंदर टूट जाता है, बहुत कुछ विकसित होने से रह जाता है। इस नई शिक्षा नीति को तैयार करते समय महान शिक्षाविदों ने इस पर ध्यान दिया है कि बच्चों को निर्बाध ढंग से विकसित होने दिया जाए। जैसे कोई बीज जब अखुआ लेता है तो उसके ऊपर पत्थर न रख दिया जाए, उसको मुक्त आकाश में निकलने के लिए, विकसित होने के लिए स्पेस दिया जाए। तो इसलिए ये 3 से 8 साल के बीच का जो फाउंडेशन स्टेज है यही प्री प्राइमरी है और इसके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पूरा जो करिकुलम है, जो पूरा उसका सिस्टम है, इसमें करिकुलम लेस है एक तरह से, ये बस केवल उसका विकास करना है। अगला कक्षा 3, 4 और 5 है, ये सेकंड स्टेज है जिसको प्रीपेरेटरी स्टेज कहा गया है। यह एक तरह से तैयार करने की बात है कि वो शिक्षा के स्वरूप में जाए, इसके लिए तैयारी है। कक्षा 3, 4 और 5, यहाँ भी कोई बोझ नहीं है उस पर। अगला स्टेज है मिडिल स्टेज, कक्षा 6, 7 और 8। 5 पहला था, 3+3 यानी 6, 7, 8 और 6, 7, 8 में एक महत्वपूर्ण बात इस शिक्षा नीति में जोड़ी गई है, वो है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप। व्यावसायिक शिक्षा में अगर किसी बच्चे को की रुचि है कि वो बढ़ईगिरी करना चाहता है, वो कुछ लकड़ी का काम करना चाहता है, तो उसको विशेष छुट्टी दी जाएगी स्कूल से और वह जा करके कुछ लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने बनाना सीख सकता है, वो किसी बढ़ई के साथ वो काम करना सीख सकता है। इंटर्नशिप के रूप में वो इसका काम करेगा। ठीक इसी तरह से कोई इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करना चाहता है, कोई बागवानी करना चाहता है। ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव है कि कक्षा 6, 7 और 8 में ही बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ दिया जा रहा है। मित्रों, एक बहुत जरूरी बात मैं करना चाहता हूं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक अध्ययन हुआ था जिसमें ये निकला कि 5% से कम विद्यार्थी अपने यहाँ व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होते हैं, यानी 100 में 95 बिना व्यावसायिक शिक्षा के अपनी सारी डिग्री पूरी कर लेते हैं। जबकि अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में 96% विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा लेते हैं। आप देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं। आज हम देखते हैं कि अभी आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई, लेकिन इतनी लाचारी की स्थिति होती है। हर जगह एक देश का उत्पाद है जो हमारे सामने किसी न किसी रूप में घूम कर आ जाता है, जिन्होंने अब ये कहना बंद कर दिया है कि हमारे यहाँ ये निर्मित है, वो कह रहे हैं मेड फॉर इंडिया।
तो ये जो व्यावसायिक कौशल है, अगर हम बच्चों को शुरू से देंगे तो एक तो उनका मनोरंजन होगा, एक तो वो नई नई अभिरुचियों से जुड़ पाएंगे और उनमें आत्मविश्वास का विकास होगा। कोई भी विद्यार्थी पढ़ने के बाद रोजगार नहीं पाया है, इसकी वजह से कभी आत्महत्या नहीं करेगा, कभी अवसाद और निराशा में नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव मैं समझता हूं। इसी तरह से ये जो लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा का, ये शिक्षा नीति लेकर चल रही है, इसमें 2025 तक भारत के बच्चे होंगे उनमें 50% स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। 4 वर्ष का फिर सेकेंडरी स्टेज है, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, ये 4 जो कक्षाएं हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि स्ट्रीम सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। हमें याद है जब 88-89 में ये हुआ कि भाई कक्षा 9 में कौन कौन सा विषय लेना है। अब कुछ साथी ले रहे थे विज्ञान वर्ग, ये हुआ कि चलो विज्ञान वर्ग हम ले लेते हैं। ऐसी कोई बाध्यता यहाँ समाप्त कर दी गई है, स्ट्रीम सिस्टम समाप्त है। कक्षा 9, 10, 11, 12 में विषयों को चुनने की पूरी स्वतंत्रता होगी। कला का विद्यार्थी बायो भी पढ़ सकेगा, बायो का विद्यार्थी कला के विषयों को पढ़ सकेगा, संगीत भी लोग पढ़ सकेंगे, साहित्य भी पढ़ सकेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कही जाती थी अब तक, वो अब एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं होंगी, यानी वो करिकुलम की मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी। अब जो है, अभी तक क्या होता था कि अच्छा ये योग है, ये भाई साइंस का है, खेल कूद है, फिजिकल एजुकेशन है, ये मेन स्ट्रीम का सब्जेक्ट नहीं है। ये संगीत है, अरे ये कौन सा मूल विषय है, वो साइड में किया हुआ है। साहित्य है, अरे वैसे तो साहित्य मेन स्ट्रीम में रहा है, संगीत मेन स्ट्रीम में रहा है, लेकिन ज्यादातर इसको जो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं थे उनको मेन स्ट्रीम शामिल कर लिया गया है। और यह पूरी स्वतंत्रता होगी कि ग्रेजुएशन करने वाला विद्यार्थी या इधर सेकेंडरी स्टेज का विद्यार्थी किसी भी विषय को ऑप्ट कर सकेगा। ये महत्वपूर्ण पक्ष है इसमें। अगली चीज जो है कि जिसमें ये जो नई शिक्षा नीति है, इसने कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा को में पढ़ाए जाने पर जोर दिया है। मेरी व्यक्तिगत ये बहुत चिंता का विषय रहा है कि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और औपनिवेशिक काल किस तरह से अपना गहरा जख्म छोड़ जाता है कि हम आज भी अपने बच्चों को अपनी भाषा में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जितने अच्छे स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो सब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 5000 अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू कर दिए आने से पहले। इस शिक्षा नीति के विद्वानों ने इस बात की जरूरत महसूस की कि बच्चे सबसे ज्यादा अपनी जो भाषा, जहां जो परिवेश से वो सीखते हैं, उसमें उनकी बोध क्षमता अच्छी होती है, अधिगम क्षमता अच्छी होती है, इसलिए मातृभाषा में उन्हें पढ़ाया जाए। जो स्थानीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, यद्यपि इसको लेकर बड़ी बहस चल रही है कि मातृभाषा किसे मानेंगे, तो क्या कितनी किताबें तैयार की जाएंगी। पूरे देश में 400 से अधिक भाषाएं हैं, तो क्या 400 से अधिक भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी? इसको लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन प्राथमिक जो क्षेत्रीय भाषा है, जो स्थानीय भाषा है, उसको कम से कम, हम तो कह रहे हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन्हीं 22 भाषाओं को ही अगर मातृभाषा के रूप में या क्षेत्रीय भाषा के रूप में अगर दिया जाता तो भी आज तस्वीर देश की दूसरी होती। बच्चे विद्यालय से आते हैं, ना गार्जियन समझते हैं, अभिभावक समझते हैं कुछ किताबों को, अंग्रेजी माध्यम की किताबें होती हैं, बच्चे भी समझ नहीं पाते हैं। महात्मा गांधी ने भागलपुर में 1934 या 32 के आसपास उन्होंने कहा था एक भाषण में कि हम लोग कितने विवश हैं कि अंग्रेजी माध्यम से हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने इंग्लैंड की बात की कि वहां जब एक बच्चा पढ़ करके आता है तो अपने अनपढ़ माता पिता को भी वो समझा देता है कि वो क्या पढ़कर आया है, अपने नौकरों को भी वो समझा देता है, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों का लाभ हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ यह नहीं हो पा रहा है। संभवतः इन्हीं सब कारणों को देखते हुए प्राथमिक शिक्षा को में
मातृभाषा को अपनाने पर जोर दिया गया है। ये कहा गया है कि जहां तक संभव हो कक्षा 8 तक ये जरूर रखा जाए, और इसके बाद उन्होंने आगे भी ये कहा है कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं उनमें शिक्षा का माध्यम भी विकसित किया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जरूर है कि बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। जिस तरह से ये कुकुरमुत्तों की तरह उगे हुए मुनाफा कमाने वाले जो ये स्कूल्स हैं, ये नहीं चाहेंगे कि ये ऐसा परिवर्तन हो, क्योंकि बहुत कुछ रहस्यमय, बहुत कुछ गोपनीय बनाकर अपने देश में रखने की परंपरा है। चाहे आप किसी कार्यालय में जाइए तो आपको संधा भाषा में बात की जाएगी, आपसे गोपनीय बना करके बात की जाएगी, तो कहीं आप नहीं समझ पाएंगे, अरे साहब आप भाई साहब नहीं समझ पाएंगे, ये बड़ा जटिल मामला है। यानी सब कुछ को जटिल बना करके प्रस्तुत करने में यहाँ बहुत लोगों को उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। तो इसमें एक देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या होता है, नीयत कितनी दृढ़ है, नीति तो आ गई है। ठीक इसी तरह से संस्कृत को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने पर जोर दिया गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संस्थाओं में संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ाई जाए। यद्यपि यह अनिवार्य नहीं होगी, ऐच्छिक होगी, पर कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी संस्थान में अगर संस्कृत पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए वो विकल्प उपलब्ध होगा। त्रिभाषा फार्मूले की बात अभी इसके पहले सेंगर जी भी कर रहे थे। तो त्रिभाषा सूत्र में जिस तरह से दक्षिण भारत में लोगों ने इसको स्वीकार किया वो बहुत हद तक ठीक रहा, लेकिन इधर हिंदी प्रदेशों में त्रिभाषा फार्मूले को ठीक से स्वीकार नहीं किया गया। वजह क्या है कि हम हिंदी क्षेत्र के लोग, ये बात हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम कोई भी अन्य भारतीय भाषा नहीं सीखना चाहते। ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं तो अंग्रेजी सीख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं, बहुत ज्यादा सीखते हैं तो संस्कृत, वो भी नहीं सीखते लोग। तो दो भारतीय भाषाओं को सीखना होगा। इस तरह से त्रिभाषा सूत्र में इस तरह की बात की गई है, और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि में यह बहुत बड़ा कदम है। कक्षा 9 से विदेशी भाषाओं का अध्ययन भी विद्यार्थी कर सकेंगे। इसी तरह से जो शारीरिक शिक्षा है, जिसकी बहुत उपेक्षा अपने देश में की गई है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ये मुहावरा हमारे यहाँ चलता आया है। ये शिक्षा नीति इसका निषेध करती है और वह कहती है कि बच्चों को खेल कूद से ही उनकी शिक्षा शुरू होनी चाहिए। आप ध्यान देंगे तो प्लेटो अपनी किताब रिपब्लिक में एक बड़ी बात कह गए थे। उन्होंने कहा था कि छोटे बच्चों को उनके तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक शिक्षा और संगीत, इन दो अनुशासनों की शिक्षा प्रारंभिक स्तर से ही दी जानी चाहिए। यानी अगर वो खेलेंगे, व्यायाम करेंगे, योग करेंगे तो उनका तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, और वह म्यूजिक से जुड़ेंगे, संगीत से जुड़ेंगे तो उनका जो है मन, उनका हृदय उन्नत होगा। इसी तरह से योग को, नृत्य को, मार्शल आर्ट को, व्यायाम को, संगीत को, इसको मुख्य धारा में शामिल किया गया है। अब मैं आता हूं उच्च शिक्षा में। उच्च शिक्षा की बात करते हुए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जिस पर सरकारें बड़ा ध्यान देती है, 26.3% उच्च शिक्षा में नामांकन हुआ है अब तक, और 2035 तक इसे 50% तक करने का लक्ष्य इस नई शिक्षा नीति में किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा, यानी बड़े पैमाने पर शिक्षकों का पद सृजित होगा। आप देखेंगे ये नई शिक्षा नीति की जो ट्रेंड है, ये समझने की बात है कि भाषा शिक्षकों की एक बड़ा पद सृजित होने वाला है। ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर की चीजें थी, ये इनके बड़े पैमाने पर पद सृजित होंगे। संस्कृत का एक बड़े पैमाने पर पद सृजन होगा जो बिल्कुल ऐतिहासिक होगा। और इसी तरह से जो सेंगर साहब इसके पहले कह रहे थे, शिक्षकों को भरने की चुनौती भी सरकार के सामने है, और इसमें टाल मटोल नहीं चलेगी। अगर सचमुच हम चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन विधिवत हो तो यह करना पड़ेगा। इसी तरह से ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में, स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का जो प्रावधान है वो भी हमारा ध्यान बरबस खींचता है।
अभी तक क्या होता था कि किसी वजह से अगर किसी ने स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया, बीमार पड़ गया वो, या वो रोजगार करने अगर और चला गया तो उसकी पढ़ाई छूट गई, और फिर वो 4-6 साल बाद अगर लौट के आता था कि अब वो फिर पढ़ाई करना चाहता है, तो वो उसको नए सिरे से शुरू करना पड़ता था। ये नई शिक्षा नीति इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उसने कहा कि आप जितना अध्ययन करेंगे वो बेकार नहीं जाएगा और वह आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, और आप 1 साल अगर पढ़ेंगे तो आपको डिप्लोमा, 1 साल पढ़ेंगे तो सर्टिफिकेट की डिग्री दे दी जाएगी। अगर आप स्नातक में 2 साल का करते हैं, किसी वजह से आपकी पढ़ाई छूट जाती है, तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी। आपने 3 साल किया तो आपको स्नातक की डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन जिन्हें मास्टर्स करना है या शिक्षण में जाना है, अनुसंधान में जाना है, उनके लिए कहा कि वो 4 साल का स्नातक करेंगे, वो रिसर्च सर्टिफिकेट भी उसमें शामिल होगा, यानी चौथा साल जो होगा वह एक तरह से इस बात की तस्दीक कर देगा, इस बात का प्रमाणन कर देगा कि अब उसे अन्य अलग से शोध प्रविधि का अध्ययन नहीं करना है। इसलिए एमफिल को इस नई शिक्षा नीति ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, और 4 साल की अगर कोई डिग्री लेता है शोध के साथ, तो उसे मास्टर्स में केवल 1 साल का उसे मास्टर डिग्री और फिर उसके बाद वह शिक्षण में जा सकेगा। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा बदलाव है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का। एक बड़ा परिवर्तन ये भी किया गया है कि यूजीसी, एआईएसएचई और एनसीटी को समाप्त कर दिया जाएगा। एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग एक ऐसा सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी जो एकल नियामक बोर्ड होगा, जिसके अंतर्गत केवल मेडिकल और लॉ 2 क्षेत्रों को छोड़ करके ये सब पर प्रभावी होगा। इसके अंतर्गत 4 अलग अलग शाखाएं होंगी, जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इसके अलावा जनरल एजुकेशन काउंसिल, सामान्य शिक्षा परिषद, और जिसे अभी तक कहते थे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, NAAC, अब वो NAC हो गया है, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये संस्थाओं के प्रत्यायन का कार्य करेगा। और इसी तरह से हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, ये जो है वित्त पोषण का कार्यक्रम करेगा। इसी तरह से इस शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, नाम बदल दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तो पता ही नहीं चलता था कि इसमें होता क्या है। अब शिक्षा मंत्रालय में कम से कम साफ पता चलेगा कि हाँ, मंत्रालय पढ़ाई लिखाई करने से संबंधित है। 2030 तक हर जिले में बहुविषयक संस्था बनाने की बात की गई है, यानी हर जनपद में एक ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी होगी जिसमें विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जा सकेगा। क्योंकि GER अगर हमें मेंटेन करना है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो हमें मेंटेन करना है, तो हमें संस्थाओं की जरूरत भी पड़ेगी और शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। उच्च शिक्षा में जैसा मैंने कहा UGC, AICTE और NCTE की जगह समाप्त हो जाएगी। नियामक संस्था, जिसके इसके पहले मैं बता चुका हूं, बनेगी। और जो टॉप ग्लोबल रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय हैं देश में, उन्हें अपने ब्रांच खोलने की परमिशन शिक्षा नीति प्रदान करती है। वो यहाँ अपनी शाखा खोल सकेंगे। और एक खास बात ये भी है कि अपने देश के विश्वविद्यालय दुनिया के अन्य देशों में भी जाकर अपनी फ्रेंचाइजी खोल सकेंगे। तो विकास के हेतु NRF की स्थापना की जा रही है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। दोस्तों, आप देखेंगे कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में शोध को लेकर जो खर्चा होता है वो कितना होता है। कुछ देश आप देखेंगे, अमेरिका है तो वो बहुत बड़े पैमाने पर शोध में खर्चा करता है। कोरिया है, बहुत ज्यादा करता है। इजराइल करता है, सब 4.2, 4.3 इस तरह से करते हैं। और भारत में शोध के मामले में केवल अपनी GDP, जो GDP है देश की, उसका 0.7% खर्चा होता है। और कोई भी देश बिना शोध के, बिना नवाचार के
वह अग्रणी देश नहीं बन सकता है। हम केवल बयानबाजी करते रहें, केवल भाषणबाजी करते रहें, इससे देश की तरक्की नहीं होगी। इसलिए ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो स्थापना होगी, यह फंडिंग को भी सुनिश्चित करेगा और वह है कॉलेजेस के साथ एक कोलैबोरेशन होगा, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के साथ इनका एक कोलैबोरेशन होगा और रिसर्च और इनोवेशन को लेकर ये काम करेगा। भारतीय भाषाओं का संरक्षण हो, इस पर नई शिक्षा नीति ध्यान पर्याप्त उसने दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी। शिक्षण प्रविधि में तकनीक पर जोर होगा, यानी जो हम पढ़ाएंगे वो हमारा कि हम तकनीक का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये एक बड़ा जरूरी पक्ष होगा। तो ये भी इसमें शामिल किया गया है। मैं अभी बता रहा था कि शोध और नवाचार में दुनिया के अलग अलग देश कितना खर्चा कर रहे हैं। यूएस में जीडीपी का 2.8% खर्चा होता है, दक्षिण कोरिया में जीडीपी का 4.2% खर्चा होता है और इजराइल में जीडीपी का 4.3% खर्चा होता है और भारत में जीडीपी का 0.7% खर्चा होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या क्या चुनौतियां होंगी शिक्षा नीति को लागू करने में। इस पर अगर आप देखेंगे तो राज्य शिक्षा चूंकि समवर्ती सूची का विषय है, राज्य और केंद्र दोनों को अलग अलग इसे लागू करना होता है, तो राज्यों का सहयोग इसमें मिलना बहुत जरूरी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य इसमें सहयोग देंगे। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हो सकते हैं जो ये कहें कि भाई नहीं, हम इसको लागू नहीं करेंगे। महंगी शिक्षा, कुछ लोग ऐसा भी कयास लगा रहे हैं कि शिक्षा महंगी हो जाएगी, विदेशी विश्वविद्यालयों को भी इनवाइट किया जा रहा है और जिस तरह से सरकार अपना हाथ खींच रही है तमाम चीजों से, तो लोग फीस अपने हिसाब से तय करेंगे। लेकिन इसमें मुझे कहना है कि नई शिक्षा नीति में स्केलिंग सिस्टम भी रखा गया है कि फीस को नियमन करने का, उसे नियंत्रण करने का भी काम ये जो बॉडीज बनाई जाएंगी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग जो बनाया जाएगा, उन बॉडीज वो करेंगी। ठीक इसी तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, अनुप्रयोग क्या होगा इसका, उसमें कितनी कठिनाइयां आएंगी, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन मैं मानता हूं निजी व्यक्तिगत रूप से कि ये हो सकता है कि 10-20% हिस्सा इसका लागू ना हो पाए, लेकिन एक बड़ा प्रतिशत, अगर हम 70% से अधिक इसे लागू करने में कामयाब हुए तो देश की तस्वीर निश्चित रूप से बदलेगी, देश में शिक्षा की तस्वीर बदलेगी, युवाओं को रोजगार का संकट उतना नहीं रहेगा। फंडिंग को लेकर के यह है कि अगर फंडिंग सरकार नहीं करेगी तो ये बात नहीं बनेगी। वैसे उसने कहा है कि जीडीपी का 6% हम खर्चा करेंगे, लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि इसके पहले की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आई हैं वो भी इस बात को कहती रही हैं कि हम 6% खर्चा करेंगे। तो उन कितनी इच्छा शक्ति है सरकार की, इस पर यह तय होगा। वित्त पोषण के बिना कोई काम नहीं हो पाता है। कम से कम जो शोध के कार्य हैं और भी जो आधारभूत जरूरतें हैं अवसंरचनात्मक स्तर पर, जब तक धन नहीं होता तो काम नहीं बनता। और इसी तरह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो कुशल मानव संसाधन हैं, क्योंकि किसी भी देश में जो क्वालिटी पीपल हैं वही देश के भविष्य को बनाते हैं। यानी हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हम अपने देश को कितना प्यार करते हैं। क्या हम केवल राष्ट्र पर्व पर ध्वजारोहण करके देशभक्ति का प्रमाण देते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, या हम जीवन के हर मोर्चे पर, हर कदम पर हम ये कोशिश करते हैं कि हम बेहतर करें, हम कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना बेस्ट दे सकते हैं, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। और ये नई शिक्षा नीति की सफलता इन तमाम बातों पर निर्भर करेगी। साथियों, एक अंतिम बात मैं कहकर के यहीं से अपनी बात खत्म करूंगा कि शिक्षकों की भूमिका बहुत बड़ी होती है, क्योंकि किसी भी देश में शिक्षक किस तरह के हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी कहा था कि यदि शिक्षक स्वयं अपने को तैयार नहीं करता है, अध्ययन नहीं करता है, तो सच्ची शिक्षा नहीं दे सकता है। इस समय अगर शिक्षक तकनीक से लैस नहीं कर रहा है अपने को, अगर वो ये सोचता है कि परंपरागत ढंग से हम पढ़ा ले जाएंगे, तो वो जैसे कोई
बालू की भीत पर कोई मकान खड़ा हो जाए और भरभरा करके गिर जाएगा, ठीक वैसे ही होगा। आप देखेंगे कि विद्यार्थी अब क्यों पढ़ेगा शिक्षकों से, शिक्षक को अपने शिक्षकत्व को प्रमाणित करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल पे इंसाइक्लोपीडियाज जो हैं, विकिपीडिया जो है, तमाम सारी जानकारियां सोशल मीडिया पे, गूगल पे अवेलेबल हैं। तो हम अगर चिंतन क्षमता, विश्लेषण क्षमता, कल्पना शक्ति, अगर शिक्षण की जरूरतें तो देखिए हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन वह शिक्षक सरवाइव करेंगे जो अपने को बदलते हुए समय के साथ अपने को तैयार करेंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो भविष्य में कि जो लोग परंपरागत प्रणाली, परंपरागत शिक्षण प्रविधि से काम चलाना चाहें, उनको सरकार कहे कि अब आप रहने दीजिए, वो प्रणाम कर ले कि अब आप जो है स्वेच्छा से जो है सेवानिवृत्ति ले लीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मथुरा प्रसाद महाविद्यालय जो मेरे हृदय का एक हिस्सा रहा है, 14 साल जहां मैंने शिक्षण कार्य किया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे मान लिया और इस विषय पर बात करने के लिए मुझे ये समय दिया, अवसर प्रदान किया। मैं प्राचार्य जी समेत, प्रबंध समिति समेत सभी आयोजक मंडल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कोई जिज्ञासा किसी की कुछ हो तो आगे बात की जा सकती है, और अभी हमारे मुख्य वक्ता का वक्तव्य होना बाकी है, तो मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने अपने पूरे व्याख्यान में लगभग पूरी शिक्षा नीति को व्याख्यायित कर दिया, रूपायित कर दिया। आपने शिक्षा में मूल्य की बात की और कहा भी गया है कि मूल्यहीन शिक्षा व्यक्ति को एक चतुर शैतान बनाती है। व्यक्ति चतुर तो हो सकता है, पर यदि मूल्य नहीं होगा, संस्कृति नहीं होगी, शिष्टता नहीं होगी, तो मानवता का जो पोषण है वो व्यक्ति के अंदर नहीं हो पाएगा। आपने जो बाल्यकाल की शिक्षा है उस पर भी प्रकाश डाला। निदा फाजली का एक शेर मुझे याद आता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। ये देखा गया है कि शिक्षा का जो औपचारिक आरंभ है उसके साथ ही बच्चे का बचपन कहीं खो जाता है।